द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 851। अब जब एक बड़े कस्टम ऑर्डर की भीड़ खत्म हो गई थी, काल शहर के क्रय एजेंट के लिए वस्तुओं पर काम करने लगा और योजना बनाने लगा कि उसे अपने टिनी वर्ल्ड मंत्र के साथ क्या करना चाहिए। बहुत सारे विकल्प थे और इसका उपयोग दर्जनों अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था, लेकिन उनमें से प्रत्येक के लिए उसे इंटीरियर को पूरी तरह से अलग तरीके से सेट करना होगा। सबसे अच्छा विकल्प एक हाइब्रिड लिविंग स्पेस लग रहा था। जबकि वह इसमें प्रवेश कर सकता था, यह उस स्थान का उपयोग करने का सबसे उत्पादक तरीका नहीं लग रहा था जब वह पहले से ही बाकी सभी की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा था। ओवरलॉर्ड रैंक पर थोर को छोड़कर सभी के साथ काल पहले से ही पावर ग्रोथ रेंज के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रहा था और टीम के बाकी लोग अभी अभी मोनाक तक पहुंचे थे। इसलिए सबसे अच्छी बात जो वह कर सकता था वह एक प्रशिक्षण और रहने का क्षेत्र बनाना था, जिसमें पानी, पेड़ और प्रशिक्षण के लिए एक बड़ा खुला क्षेत्र, साथ ही एक घर हो। उनमें से अधिकांश वास्तविक होंगे, लेकिन काल का पूरा इरादा घर बनाने के लिए इल्यूजनरी डोमेन का उपयोग करना था। जोन्स के अलावा किसी और को, जो अभी भी अपनी उन्नति से सो रहा था, एक अलग जगह में घर बनाने के लिए लाना बहुत सारे सवाल खड़े करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि अगर जगह ढह जाती तो घर भी जहां भी वे होते खुले में गिर जाता और यह अविश्वसनीय रूप से अजीब होता। इससे होने वाले नुकसान का तो जिक्र ही नहीं। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो उन्हें बढ़ने में मदद करे, बीस्ट स्पेस जैसा कुछ जो उसके बंधे हुए भागीदारों को आगे बढ़ाता। उनके पास पहले से ही घर पर ऐसा कोई मंत्र था, इसलिए वह टिनी वर्ल्ड जैसा कुछ कर सकता था, साथ ही संभावित वृद्धि और विकास दर के लिए रून भी, जैसा उसने ब्रेसा पर किया था। लेकिन ऐसा वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जब तक वह टोटेम रैंक तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसे इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि इससे शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होगा। हालांकि बुनियादी जगह तुरंत बनाई जा सकती थी और टीम मदद करने के लिए उत्सुक थी। उन सभी के पास इस बारे में अपने अपने विचार थे कि वे जगह में क्या चाहते थे, उन्हें बस जगह और अवसर की जरूरत थी। काल ने उन उदाहरणों के बारे में सोचा जिनमें वह पहले भी रहा था। वे मूल रूप से टिनी वर्ल्ड जैसे ही थे, लेकिन उनमें से कुछ कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। काल को नहीं पता था कि उसके मंत्र की सीमाएं क्या थीं, क्योंकि कुछ भी सूचीबद्ध नहीं था। इसलिए वह केवल यह आशा कर सकता था कि यह उसकी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त बड़ा होगा, कम से कम बीस्ट स्पेस जितना बड़ा। इस शिपमेंट की योजनाएं सरल थीं, इसलिए काल ने पहले उन्हें किया और फिर डेविस को इकट्ठा करने के लिए हथियारों का संग्रह अलग रख दिया। इससे उसे नए स्थान पर ध्यान केंद्रित करने की आज़ादी मिली। यह एक नए बीस्ट स्पेस के निर्माण जैसा ही है ना? हॉक ने सोचा, यकीन नहीं होता कि यह इतना बड़ा मामला क्यों लग रहा था। अब जब बीस्ट स्पेस ओवरलॉर्ड रैंक पर थे तो वे दर्जनों किलोमीटर चौड़े थे, जिसमें भरपूर पौधे, उनकी अपनी जलवायु और सब कुछ था। काल ने उस आशावाद का इस्तेमाल किया और टिनी वर्ल्ड की बाहरी सीमा का निर्माण करना शुरू कर दिया, इसे आगे बढ़ाते हुए ताकि वह ये जांच सके कि मंत्र क्या बनाए रख सकता है। अंदर दुनिया अभी सिर्फ समतल जमीन थी जिसमें अभी मिट्टी नहीं थी, लेकिन जगह बनाने की प्रक्रिया काल की कल्पना से भी ज्यादा सरल थी। उसने मंत्र में और ज्यादा मन जोड़ा, अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया, साथ ही अपने आंतरिक भंडार का भी इस्तेमाल किया और जगह का आकार धीरे धीरे बढ़ता गया। विस्तार के प्रति मीटर आयतन बढ़ने के साथ साथ यह धीमा होता गया। व्यास में पहले कुछ किलोमीटर काफी तेजी से चले गए, लेकिन जगह गोलाकार थी और जहां तक काल को पता था इसे कोई और आकार नहीं दिया जा सकता था। उसने इसे गोल और सपाट पग की तरह आकार देने की कोशिश की थी, लेकिन ये बिल्कुल भी कारगर नहीं हुआ। गोलाकार ने बदलने से मना कर दिया। एक बार जब यह व्यास में 10 किलोमीटर हो गया तो अतिरिक्त दूरी के हर हिस्से के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत थी। इसलिए काल ने अपना ध्यान विस्तार करने से हटाकर जगह को फिर से आकार देने पर केंद्रित कर दिया। उसने एक तरफ एक बड़ी झील, एक दलदली क्षेत्र, एक पहाड़ी क्षेत्र जो जंगल बन सकता था, समतल भूमि जहां वे प्रशिक्षण ले सकते थे, या पत्थर के खंभे स्थापित कर सकते थे यदि थोर खंभों को तोड़ने की खुशियों के बारे में बता रहा था, और यहां तक कि एक छोटा पहाड़ जिसमें खड़ी चट्टानें और एक ढलान वाला किनारा था जहां से वापस नीचे जाया जा सकता था। फिर काल ने एक गुफा के प्रवेश द्वार से शुरू होने वाली सुरंगों की किलोमीटर लंबी सुरंगें जोड़ी, जिससे एक पूरा भूमिगत शहर बन गया। अब इसमें केवल जीवन की आवश्यकता थी। टिनी वर्ल्ड मंत्र ने बीस्ट स्पेस की तरह पेड़ों और घास के निर्माण की अनुमति नहीं दी, लेकिन काल ने मंत्र को सक्रिय रखना जारी रखा क्योंकि सभी ने इसमें योगदान दिया और कुछ अतिरिक्त सामग्री जोड़ी। एक बार जब वे अंदर आ गए तो चीजें नाटकीय रूप से बदल गईं। काल को लगा कि वह अपनी इच्छा से पौधों को उगा सकता है और उसने मन को जोड़ा, खुद को अंतरिक्ष में फैलाने के लिए क्लोन किया। नए पौधे असली पौधे नहीं थे, बल्कि पौधे बनने की क्षमता वाले जादुई भ्रम की तरह थे, या भविष्य में पौधे कहाँ उगने में सक्षम होंगे इसके लिए एक दिशानिर्देश थे। यहाँ तक कि झील के उतले पानी में कुछ जलीय पौधे भी उगाए। असली पौधों के साथ इन सभी को उगाने में समय लगेगा, लेकिन दृश्य प्रभाव तो होगा ही, जैसा कि ट्रायल इंस्टेंस में था।
फिर लिटिल बटरफ्लाई ने गिल्ड हाउस का भ्रम जोड़ा, जिसमें पत्थर की दीवार वाला आंगन था, और काल को लगा कि यह अब अंतरिक्ष का अभिन्न अंग बन गया है। अब कोई अलग जादू नहीं है। ये बहुत अच्छी खबर थी। इसके लिए बस पर्याप्त कल्पना की जरूरत थी और वह अंतरिक्ष में सभी प्रकार की निर्जीव चीजें बना सकता था। उसे बस ये जानना था कि कैसे। दर्जन भर पौधे लोगों के समूह को अंदर जीवित रखने में बहुत मदद नहीं करेंगे, लेकिन वह हमेशा अंतरिक्ष को थोड़ा खुला रख सकता था, जैसा कि जोन्स ने उसे बताया था। उसे बस घुसपैठियों से सावधान रहना होगा। जीवित पौधे जिन्हें उसने उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया था, अब हटाए जा सकते थे, लेकिन काल ने उन्हें अंदर ही रखने का फैसला किया। दाताओं को उनकी जरूरत नहीं थी, उनके पास अपने स्वयं के स्थानों में बहुत सारे थे, और कुछ वास्तविक पौधों के जीवन ने इस स्थान को और अधिक जीवंत बना दिया। नकली पौधों में कोई गंध नहीं थी, इसलिए पूरे घर में बदबू आ रही थी, जैसे केयरटेकर जो ने अपने सफाई जादू से घर की सफाई की थी। लेकिन अब ये पूरा हो चुका था और उसके पास घर से दूर एक पूरी तरह से कार्यात्मक घर था। जैसे ही काल ने जगह बनाना समाप्त किया, उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वह चला गया है। वह अब बिस्तर पर था, उसकी बाहों में एक दाना था और बाहर बिल्कुल अंधेरा था। जब उसने काम शुरू किया था तब सुबह का समय अपेक्षाकृत जल्दी था और वह दूसरी मंजिल के कार्यस्थान पर एक कुर्सी पर बैठा था, लेकिन किसी समय उसे समय का ध्यान नहीं रहा होगा। ये कुछ हद तक चिंताजनक था कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसे ले जाया जा रहा है, लेकिन वह घर के अंदर काफी सुरक्षित था और अगर कोई वास्तविक खतरा होता तो जानवर प्रतिक्रिया करते। दाना ने सोते समय अपना चेहरा उसके रोएदार सीने में छिपा लिया और काल ने देखा कि बिल्ली जैसा व्यवहार बना रहा, यहाँ तक कि उसके वापस रूप बदलने के बाद भी। बिस्किट गूंथना मनमोहक था, लेकिन वह उसे जगाना नहीं चाहता था, इसलिए काल जब तक सो नहीं गया तब तक वह जितना हो सका उतना शांत रहा। अगली बात जो उसने देखी वह ये कि सूरज उग चुका था और स्टोव पर नाश्ते की महक से उसका पेट गुनगुना रहा था। उसके पेट की आवाज़ ने दाना को जगा दिया, जो उसकी लेटी हुई स्थिति पर हंसी। माफ़ करना, मुझे लगता है कि मैंने तुम पर लार टपका दी। तुम जो भी जादू कर रहे थे उससे तुम पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे। थोर ने कहा कि यह एक आंतरिक चीज़ थी और तुम्हें हिलाने से यह परेशान नहीं होगा, इसलिए हमने तुम्हें बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें लगभग पूरा दिन लग जाएगा, उसने समझाया। मुझे भी नहीं लगा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं बाद में परिणाम दिखाऊंगा। सबसे पहले नाश्ता। काल ने एक जोड़ी पैंट पहनी और दाना ने उसकी एक शर्ट जैसी दिखने वाली चीज़ पहनी। ये राय की ओर से आया होगा, क्योंकि कपड़े पहनने वाले से बंधे होते हैं, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह अच्छा लग रहा था क्योंकि वे दूसरी मंजिल पर जा रहे थे, जहां काल नाश्ता तैयार होते हुए सुन सकता था। ओह सुप्रभात स्लीपिंग ब्यूटी, क्या तुमने वह काम पूरा कर लिया जिस पर तुम काम कर रही थी? काल ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने किया। ये जोन्स मैग्मा ड्रैगन की ओर से एक उपहार था और मुझे पता है कि इसे देखने के बाद आप सभी इसे पसंद करेंगे। मेज़ के दूसरी ओर से राय ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। मैं इसके लिए लंबे समय से इंतजार कर रही थी। फिर उसने इसे वहीं छोड़ दिया ताकि सभी को आश्चर्य हो कि उसका क्या मतलब था, क्योंकि उन्होंने खाना खत्म कर लिया था। ठीक है, बताओ तुमने क्या डाला? दाना ने पूछा। काल के जवाब देने से पहले राय ने उसे पकड़ लिया और उसे टिनी वर्ल्ड में खींच लिया। तादा, ये दाना स्पेस है। अब क्या, मुझे बताओ कि तुम्हें उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिला जिससे वह मुझे पालतू जानवर की तरह बांध सके? दाना ने संदेह से उत्तर दिया। रे ने अपना सिर हिलाया। हम अभी भी उस हिस्से पर काम कर रहे हैं। यह एक अलग जगह है, हमारे बीस्ट स्पेस घरों की तरह, लेकिन सब एक में। देखिए, हमारे पास एक जंगल, एक झील, एक दलदल, घास के मैदान, गिल्ड हाउस, यहाँ तक कि हॉक के बैठने के लिए एक पहाड़ भी है। जब काल घर के बाकी सभी लोगों को उस जगह पर ले आया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वे सभी प्रतिकृति गिल्ड हाउस के आंगन के बाहर घास पर खड़े थे, विस्मय में चारों ओर देख रहे थे। तुमने एक अलग जगह बनाई। यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ जादू है। ये गिल्ड हाउस में लाइब्रेरी की तरह एक भ्रमपूर्ण डोमेन नहीं है ना? यह अलग लगता है, ऐशब्रिंगर ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये वास्तव में एक स्थिर अलग जगह है, हालांकि सिद्धांत समान है। अगर कोई इस जगह को नुकसान पहुंचाता है तो ये टूटेगी नहीं। मुझे बस इसके अंदर जो है उसे फिर से बनाना होगा। हालांकि लाइब्रेरी स्पेस यहाँ लाइब्रेरी में मौजूद है, इसे उसी तरह बनाया गया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में यहाँ एक भ्रम है या छोटी दुनिया का हिस्सा है। लेकिन मुझे लगता है कि यह काफ़ी अच्छा निकला। मैं सोच रहा था कि यात्रा करते समय आराम करने के लिए यह एक सुरक्षित स्थान होगा। न्यूबॉर्न को पार करते समय हमें जो ध्यान मिला उसे याद करें। अब अगर मैं यहाँ आपके साथ होता तो हम एक अकेले यात्री या यहाँ तक कि एक जानवर भी लग सकते थे। इससे बहुत कम सवाल उठेंगे और यह स्थान जो कोई भी इसमें है उसकी ताकत और क्षमता को बढ़ाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। राक्षसी लोहार ने आह भरी। यह एक पौराणिक खजाना है और आप इसे एक रिजॉर्ट संपत्ति की तरह मानते हैं।
काल ने उसे कंधे पर थपथपाया। एक तरह से ये दोनों है, लेकिन गिल्ड को भविष्य में नियमित आधार पर अधिक सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है शिकार करने के लिए यात्रा करना, और बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित किए बिना ऐसा करने में सक्षम होना ज़रूरी होगा जब हम द्रोध की भूमि के बाहर शिकार करना शुरू करेंगे। हम यहाँ भगवान के साथ अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन क्या होगा अगर हमें दक्षिण में लारेड या अक से कुछ चाहिए, या फिर पूर्वोत्तर द्वीप पर नबीबुन की बौने भूमि से कुछ बिल्ली दानव के साथ सुंदर महिलाओं के एक विशिष्ट समूह के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करना अंततः परेशानी का कारण बन सकता है। ऐशब्रिंगर ने हंसते हुए कहा, और एक बार जब आप द्रोध से दूर हो जाते हैं तो इस बात की अधिक संभावना है कि आप कम सभ्य लोगों से मिलेंगे जो यात्रियों का अपहरण करने के लिए तैयार होंगे। कम से कम द्रोध में हमारे पास अपेक्षाकृत सख्त सामाजिक मानदंड हैं। लारेड भी लगभग ऐसा ही है, क्योंकि वे लगभग सभी दानव हैं। लेकिन अगर आप अक या अनस्थब में जाते हैं तो चीज़ें बहुत अलग हैं। अक में लगभग सभी ओर्क हैं और उनके अपने तरीके हैं, लेकिन अनस्थब पूरी तरह से अराजकता है। वे इसे एक राज्य कहते हैं, लेकिन राजा बहुत कुछ नियंत्रित नहीं करता है। पुराने अमर ने इसे अपने वंशजों को खंडों में सौंप दिया है और उन्होंने कुल नियंत्रण के नाम पर एक दूसरे के साथ युद्ध किया है, जितना कि अधिकांश लोग याद नहीं कर सकते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप वहां से दूर रहें जब तक कि कोई अन्य विकल्प न हो। काल ने समझ में सिर हिलाया। ऑक्स शक्ति का सम्मान करते थे, इसलिए ये ठीक रहेगा, लेकिन एक राष्ट्र जो युद्धरत परिवार के सदस्यों की प्राचीन वंशावली द्वारा शासित है, यह मज़ेदार नहीं लग रहा था। लोर्ड्स ने अपने बीस्ट फॉर्म एक छोटे हरे ड्रैगन में रूपांतरित किया और अंतरिक्ष के चारों ओर उड़ना शुरू कर दिया। यह अच्छा था, ये निजी था, जिसमें उड़ने के लिए बहुत जगह थी और इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कोई उसे पकड़ लेगा, ये सोचकर कि वह एक खोई हुई हैचलिंग है जिसे वापस लाने पर इनाम मिल सकता है। अलग जगह पर बैठे हुए डाकलाइट होस्ट गिल्ड के पास द्रोध शहर में चल रही अराजकता के बारे में जानने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उनका सबसे नया आरोही निवासी अभी अभी अपने घर लौटा था। जोन्स अपने निजी द्वीप से वापस आ गया था। टोटेम रैंक वाले ड्रैगन की आभा को नज़रअंदाज करना असंभव था, क्योंकि वह उपनगरों में रहता था जो अभी भी काफ़ी घनी आबादी वाले थे, भले ही वे स्प्रॉल जितने भीड़भाड़ वाले न हों। साथ ही उसकी प्रजाति उसके विकास के साथ बदल गई थी, इसलिए जबकि वह अभी भी कुछ हद तक परिचित महसूस करता था, पड़ोसियों में से कोई भी नहीं जानता था कि यह जोन्स था या कोई शक्तिशाली परिवार का सदस्य जो बिना बताए उसके घर आया था और फिर आगंतुकों को लेने से इनकार कर दिया था। अंत में शहर के स्टोन चैपल और फॉरेस्ट गेट जिलों के टोटेम रैंक वाले ओवरसियर डोमेस्क और राशिद के आगमन ने जोन्स को उसके दरवाजे पर जवाब देने के लिए प्रेरित किया। शुभ दोपहर सज्जनों, मुझे आपके इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। कृपया चाय के लिए अंदर आएं। जोन्स ने उनका अभिवादन किया, मानो वह पिछले 10 मिनट से अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन्हें अनदेखा नहीं कर रहा था। दो राक्षस, एक लाल चमड़ी वाला क्रोध दानव और एक पंख वाला जादुई दानव, बुने हुए कंबलों से ढके पुराने सोफे के सामने प्राचीन रिक्लाइनर में बैठ गए, जहां जोन्स सैंडविच और चाय से भरी प्लेट के साथ आराम कर रहा था। डोमेस्क ने मुस्कुराते हुए तनाव को तोड़ा। ऐसा लगता है कि आपको एक भाग्यशाली अवसर मिला है, पुराने दोस्त। मैग्मा ड्रैगन से विकसित होकर टोटेम रैंक तक पहुंचना जश्न मनाने लायक बात है। मुझे नहीं लगता कि आप हमें इस विधि के बारे में बता सकते हैं, है ना? जोन्स मुस्कुराया। मैंने प्राचीन खजाने का आदान प्रदान विश्व ड्रैगन द्वारा पसंद किए जाने वाले एक के साथ किया और उसने मुझे अपनी वंशावली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक पहेली का अंतिम टुकड़ा दिया। एक बहुत ही अजीब तरह का आदान प्रदान, मैं मानता हूँ, लेकिन यह मेरे लिए आश्चर्यजनक रूप से काम कर गया है। 100 साल बाद जब मैं टोटेम रैंक के शिखर पर पहुंचूंगा तो शायद मैं एक और समान अवसर खोजने की कोशिश करूंगा और पौराणिक रैंक तक पहुंचूंगा। टोटेम रैंक वाले दानव या ड्रैगन के लिए 100 साल इतने लंबे नहीं थे। वास्तव में टोटेम रैंक के शिखर तक पहुंचने के लिए अविश्वसनीय रूप से तेज कहा जा सकता है, भले ही आपके पास इसे पार करने और मिथक के दायरे में जाने की क्षमता हो। तो अब जब आप टोटेम रैंक पर पहुंच गए हैं तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? रशीद ने सावधानी से पूछा। फ्रॉस्टफायर गेट जिला शहर की दीवारों के बाहर एक उपनगरीय क्षेत्र तकनीकी रूप से एक पर्यवेक्षक नहीं था। यह उसके और डोमेस्क के बीच विभाजित था, जिसके आंतरिक शहर के क्षेत्र उपनगरों के उस हिस्से की सीमा पर थे। जोन्स ने सुस्ती से मुस्कुराते हुए कहा, इस तथ्य का आनंद लेते हुए कि शहर के इन स्तंभों को अब उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, क्योंकि उसकी क्षमता और शक्ति उनके अपने से कम नहीं थी। ड्रैगन्स को अपने रैंक पर अधिकांश प्रजातियों पर एक सहज लाभ था, उनके विशाल मान रिजर्व और उनके तत्वों के प्रति आत्मीयता के कारण। आप जानते हैं, मैं सोच रहा था, आपके घर से मेरे घर तक बहुत लंबा रास्ता है, क्यों न मैं अपने इन पड़ोसियों की देखभाल करूं और तुम दीवार के अंदर अपने पड़ोसियों की देखभाल कर सकते हो। इस पर दानवों ने हल्के से ठहाका लगाया। दीवार के बाहर शहर के समृद्ध दक्षिणी हिस्से की तुलना में दीवार के अंदर एक बड़ा और अधिक आबादी वाला क्षेत्र था।
जोन्स जो प्रस्ताव कर रहा था वह शहर के सबसे बड़े जिले पर खुद को प्रभुत्व देना था। डोमेस्क ने कंधे उचकाए और अपने चमकते हुए सफ़ेद नुकीले दांतों को थोड़ा सा दिखाया। दुर्भाग्य से इसे भगवान और टोटेम की पूरी परिषद के सामने जाना होगा। हम दोनों के पास अकेले सीमाएं बदलने का अधिकार नहीं है। टोटेम की तिकड़ी को शहर के दरवाजों से होते हुए और मुख्य सड़क से महल की ओर जाते हुए देखना स्वाभाविक रूप से शहर के दक्षिणी हिस्से में सभी का ध्यान आकर्षित करता है, और जब तक वे शहर के गवर्नर के दफ्तर पहुंचते हैं तब तक ये बात पूरे स्प्रॉल में फैल चुकी होती है। जोन्स सभी के लिए एक जाना पहचाना चेहरा था, कुछ हद तक संदिग्ध कनेक्शन के साथ। वह एक ऐसा ड्रैगन था जो आपको कुछ भी दिलवा सकता था, एक कीमत पर। कुछ ऐसी चीजें थीं जिनमें वह भाग लेने से साफ इनकार कर देता था, जैसे लोगों और हथियारों की तस्करी। लेकिन किसी भी अन्य चीज के लिए ये सिर्फ इस बात का मामला था कि पुराने ड्रैगन के लिए आपके लिए इसे पाना कितना मुश्किल था। ये व्यापक रूप से अफवाह थी कि यह जोन्स ही था जिसने फ्रॉस्टफायर गेट उपनगरों को अगला ब्लैक शेड स्लम बनने से बचाया। इसलिए नहीं कि वह इस क्षेत्र में पैसा लेकर आया था, वह कुख्यात रूप से कंजूस था, बल्कि इसलिए कि वह अपने क्षेत्र में अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए दक्षिण की ओर दूसरों पर अत्याचार करने वाले गिरोह नहीं थे। शहर में उन्हें व्यापारी गाड़ियों द्वारा माल के साथ साथ धन भी अंदर बाहर भेजने की सुविधा मिलती थी। डोमेस्क और रशीद इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे। हालांकि चूंकि जोन्स को मैग्मा ड्रैगन के रूप में उनके वंश द्वारा अधिपति पद पर रखा गया था, इसलिए वह पहले उच्च अधिकारियों के लिए कोई खतरा नहीं था, और वे उसके साथ शहर के किसी भी अन्य अपराध बॉस की तरह व्यवहार कर सकते थे। हालांकि अब जब वह एक टोटेम था, जाहिर तौर पर उनके शक्तिशाली नेताओं के समूह में से एक, तो चीज़ों को बदलना होगा। वे उसके द्वारा किए जा रहे अधिकांश कार्यों को अनदेखा कर सकते थे, क्योंकि वह सीधे तौर पर कुछ भी अवैध नहीं कर रहा था। लेकिन उसके प्रभाव के कुछ पहलू थे जिन्हें कम करने की आवश्यकता थी यदि वे चीज़ों को सुचारू रूप से चलाना चाहते थे। जैसे कि कौशल पुस्तकों में उसका अवैध व्यापार जो लाइब्रेरी के माध्यम से जाना चाहिए था। उस अभ्यास के लिए एक उत्कृष्ट कारण था ये पता लगाना कि किसके पास दुर्लभ और शक्तिशाली कौशल संयोजन है, कौन अधिक कौशल पुस्तकें बना रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसके पास क्षमता है लेकिन वह कौशल पुस्तकें नहीं बना रहा है या बेच नहीं रहा है। ये सभी एक राजधानी शहर के लिए जानना महत्वपूर्ण बातें थीं। अगर वह सिर्फ अनजान लोगों को खतरनाक हुनर दे रहा था, तो शहर में किस तरह की अराजकता फैल सकती थी। जोन्स को उनके बारे में उनकी शंकाओं का पूरा पता था, लेकिन प्राचीन ड्रैगन को ये बात छिपाने की बहुत कोशिश करनी पड़ी कि वह टोटेम रैंक पर इसलिए पहुंचा था क्योंकि उसके पास दुर्लभ और शक्तिशाली छिपे हुए हुनर और खजाने को छोड़ने की क्षमता और इच्छा थी जो दूसरों के पास नहीं थी। यहाँ तक कि जब हर कोई अलग जगह से बाहर आया और दिन के लिए दुकान को तैयार करने की तैयारी करने लगा, तब भी उन्हें नहीं पता था कि कुछ हुआ था। सारा उत्साह इस बात पर केंद्रित था कि अब महल में क्या होने वाला है, और ये द्रोद के निवासियों के लिए एक सामान्य बात थी। जब कोई ग्राहक पोषण की तलाश में आया और जोन्स द मैग्मा ड्रैगन के टोटेम के रूप में लौटने के बारे में बात करने लगा, तभी दुकान में किसी को पता चला कि शहर में कुछ चल रहा है। तो तुमने यही किया जिससे तुम्हें एक नया मंत्र मिला। तुमने ड्रैगन को टोटेम रैंक पर आगे बढ़ने में मदद की, दाना ने फुसफुसाते हुए कहा जब सभी ग्राहक फिर से दुकान से बाहर निकल गए। मैं इन घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन क्या आप नए मंत्र से खुश नहीं हैं? ये लंबी यात्राओं को और भी आरामदायक बना देगा, काल ने जवाब दिया। दाना मुस्कुराए। क्या आप जानते हैं कि राय इसे दाना स्पेस कहते हैं? इससे लोड्स हंस पड़ा। यह इसके लिए एक बढ़िया नाम है, लेकिन ये लोड स्पेस क्यों नहीं है? दाना ने कंधे उचका दिए। उसे यकीन नहीं था कि उसे क्यों नामांकित किया गया था। क्या वह गुप्त रूप से राय की पसंदीदा थी? क्या वे उसे काल के पालतू जानवर के रूप में देखते थे, या राय उसे सिर्फ एक सुसज्जित वस्तु के रूप में देखते थे? संभावनाएं कई और विविध थीं। जबकि शहर में नए टोटेम रैंक वाले ड्रैगन के बारे में चर्चा हो रही थी, डाकलाइट होस्ट गिल्ड हाउस में माहौल काफ़ी शांत था। पिछले कुछ हफ्तों में बिक्री शांत होकर अधिक उचित दर पर आ गई थी, और वे अब वास्तव में स्टॉक में आइटम रख सकते थे। 2 कमांडर रैंक प्रशिक्षुओं के साथ वे मानक स्टॉक आइटम पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन लारेड अकादमी के प्रोफेसरों को जल्द ही अपने स्कूल लौटना था, और इससे कीमिया पक्ष मुश्किल में पड़ जाएगा। जो 2 लोग रनस्मिथिंग कर रहे थे, वे ज़्यादातर काल द्वारा दिए गए असाइनमेंट के आधार पर प्रयोगात्मक टुकड़े बना रहे थे, लेकिन अन्य 2 रैमी को उसके दैनिक औषधि निर्माण में मदद कर रहे थे। एक बार जब वे अपनी नियमित नौकरियों पर वापस चले गए, तो उसे नए सहायकों की आवश्यकता होगी, जब तक कि वह लिटिल बटरफ्लाई को उसके लिए कुछ ठोस भ्रम बनाने के लिए राजी न कर सके। वे वास्तविक कीमियागरों जितने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वे काफ़ी हद तक कठिन काम कर सकते हैं। भागों में बांटना, सफाई करना और काटना किसी भी जादुई कौशल की आवश्यकता नहीं थी। क्या हमें विज्ञापन देना चाहिए? अगर लोगों को पता चले कि हमें प्रशिक्षु की आवश्यकता है, तो मुझे यकीन है कि वे हमें एक भेज देंगे, रैमी ने सुझाव दिया। हम बहुत सारे पोषण बेचते हैं, हमें एक से अधिक लेना चाहिए, थोर ने जोड़ा। कार्ल डेविस की ओर मुड़ा।
ऐसा लगता है कि हमें कम से कम 2 कीमिया प्रशिक्षुओं की तलाश करनी चाहिए। हम अपने प्रशिक्षुओं को खोने वाले हैं क्योंकि उन्हें अकादमी में वापस लौटना है। उनके बिना रेमी के पास कर्मचारियों की कमी होगी। काले पंखों वाला दानव मुस्कुराया। मैं दुकान और भर्ती बोर्ड दोनों में उनके लिए नोटिस लगाऊंगा। क्या रेमी उन्हें व्यापार कौशल के साथ या बिना चुने पसंद करेगा? रेमी ने मन ही मन कंधे उचका दिए, जिसे काल ने उसी तरह से दोहराया। डेविस ने समझ में सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वे जो कुछ भी बना रहे थे वह अभी भी कीमिया औषधि थी, बस नई रेसिपी के साथ। केवल कुछ विशेष रेसिपी थी जो औसत कीमियागर के लिए असंभव होंगी। डेविस ने जब नोटिस लिखना समाप्त किया तो ओफेलिया ने उसे लिया और अपने सिर के किनारे पर थपथपाया। मुझे पता है कि सीखने के लिए उत्सुक और अपने नियोक्ता के प्रति वफादार कीमियागर प्रशिक्षु कहाँ मिलेंगे, उसने घोषणा की। फिर गेट के बाहर नोटिस बोर्ड पर भर्ती नोटिस चिपकाने के लिए गेट से बाहर चली गई। जब वह वापस आई तो उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। अब रेमी तब बाहर जा सकती है जब गार्ड किसी आवेदक को रोके। मैंने उनसे बच्चों के लिए चांदी बचाने और हमें बाहर आने के लिए चिल्लाने के लिए कहा क्योंकि हम यहीं हैं। रेमी मुस्कुराई, नागा के सरपेंटाइन सिर के लिए एक अप्राकृतिक अभिव्यक्ति। ये शानदार है, लेकिन अगर हमें अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो हम इसे शहर में भी लगा सकते हैं। हालांकि हमें बाहरी उपनगरों से कुछ अच्छे उम्मीदवार मिल सकते हैं। वे लगातार अच्छी नौकरियों की तलाश में रहते हैं और डाकलाइट होस्ट शॉप में वेतन शहर के अन्य स्थानों की तुलना में काफ़ी बेहतर है क्योंकि हम प्रशिक्षुओं को मुनाफे में से एक हिस्सा देते हैं। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। काल को नहीं पता था कि अन्य दुकानें प्रशिक्षुओं को लाभ का हिस्सा नहीं देती हैं और उन्हें केवल एक आधार वेतन देती हैं। उनकी दुकान द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद अधिकांश भाग के लिए अविश्वसनीय रूप से महंगे थे और उन्हें अप्रत्याशित लाभ का कोई हिस्सा न देना सही नहीं लगा। गिल्ड ने गिल्ड बैंक की दुकान की शाखा में पहले से ही एक बड़ा भाग्य जमा कर लिया था और वह भी तब जब उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को भुगतान कर दिया था। गिल्ड बैंक एक अखंड भंडारण क्षेत्र नहीं था। इसके बजाय इसे एक मुख्य बैंक, एक शाखा बैंक और व्यक्तिगत स्टोर भंडारण में विभाजित किया गया था। काल ने मुख्य बैंक का उपयोग किसी भी चीज़ के लिए नहीं किया था क्योंकि हो सकता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसकी जानकारी के बिना इसका उपयोग कर सकता हो। लेकिन शाखा और स्टोर भंडारण केवल इस स्थान पर अधिकृत उपयोगकर्ता थे, इसलिए उन्हें पैसे और सामान रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षित स्थान लगा। वह किसी भी अन्य शाखा को सक्रिय नहीं देख सकता था और मुख्य गिल्ड बैंक में कुछ भी नहीं था, लेकिन 10,000 साल की निष्क्रियता के बाद ये वास्तव में अप्रत्याशित नहीं था। उसे इस बात की ज़्यादा चिंता थी कि कुछ प्राचीन ड्रैगन उसे सक्रिय देख रहे थे और उन घुसपैठियों की तलाश में आ रहे थे जिन्होंने गिल्ड तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। जब उसने बताया कि कैसे वह अतीत की यात्रा के दौरान सदस्य बन गया था तो वे शायद इतने समझदार नहीं थे। काल को उनके बारे में जो कुछ भी पता था उससे ड्रैगन क्षेत्रीय थे और वे गिल्ड को अपना ही मान सकते थे, खासकर अगर वे मुख्य शाखा से थे। लेकिन उसके पास इस पर ध्यान देने के लिए ज़्यादा समय नहीं था क्योंकि दीवार के बाहर पहले से ही आवेदक इंतजार कर रहे थे जो डाकलाइट होस्ट के लिए नए अल्केमिस्ट बनने की उम्मीद कर रहे थे। याद रखें, आप सिर्फ प्यारे लोगों को नहीं चुन सकते, उन्हें कौशल और प्रेरणा की ज़रूरत होती है, उसने रेमी को याद दिलाया जब वह लोड्स के साथ याद से बाहर निकल रही थी। अगर वे पहले यहाँ हैं और मजबूर नहीं हैं तो जाहिर है कि उनके पास प्रेरणा है ना? यह आधी बात है। काल ने आह भरी। बस याद रखें कि अगर आपको अच्छे दिन नहीं मिलते हैं तो आप अपने ही दिन को कठिन बना रहे हैं। काल को पता था कि चीज़ें उसी समय गलत दिशा में जाने वाली थीं जब लोड्स रेमी के पीछे पीछे अपने उम्मीदवारों की जांच करने के लिए बाहर गया था। जो उम्मीदवार इकट्ठे हुए थे उनमें से ज़्यादातर किशोरावस्था में ही बेवकूफ़ शैतान बच्चे थे जो शारीरिक रूप से बहुत छोटे थे और व्यापार के लिए बहुत डरपोक थे। लेकिन काल को कुछ उम्मीद थी कि वे एक उचित चयन करेंगे, भले ही यह इस बात पर आधारित हो कि कौन सबसे तेज़ी से पोस्टिंग तक पहुंच सकता है। यह 1 घंटे से भी कम समय था, जो अच्छे उम्मीदवारों के लिए नौकरी के बारे में पता लगाने के लिए बहुत समय नहीं था, खासकर अगर वे पहले से ही शहर में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे। लेकिन जब सबसे अच्छी नौकरी पाने की बात आई तो किस्मत भी ज़रूरी थी। जो लोग सही समय पर सही जगह पर थे उन्हें ही अवसर मिले। गार्ड की सहायता से उन्होंने जल्दी से 2 समूह बनाए, एक जिन्होंने पहले कीमिया देखी थी और दूसरे जिन्होंने नहीं देखी थी। पहला समूह बहुत छोटा था और गेट गार्ड द्वारा सबसे ज़्यादा औपचारिक पूछताछ के बाद वे सभी फिर से एक समूह बनाने के लिए चले गए। इसलिए रेमी ने उन्हें दूसरे तरीके से छांटने का फैसला किया। वे जो हर दिन काले और सफ़ेद रंग की वर्दी पहनने को तैयार थे और वे जो नहीं। कीमियागरों के लिए ये सिर्फ एक छींटे प्रतिरोधी लैब कोट था, लेकिन इसने कुछ ऐसे लोगों को हटा दिया जो वास्तव में वहां नहीं रहना चाहते थे। फिर लोड्स ने उनसे कीमिया प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाले पौधों के बारे में यादृच्छिक प्रश्न पूछे, उसके बाद खतरनाक तरल पदार्थों को संभालने के बारे में अधिक सामान्य ज्ञान वाले प्रश्न पूछे। सरल प्रश्न जिन्हें आप रसोई में भी सीख सकते थे, लेकिन इससे उन्हें तेज़ दिमाग वाले लोग मिल गए।
ये वह बिंदु था जहां यह मनमाना हो गया, क्योंकि उनके पास अभी भी आधा दर्जन उम्मीदवार थे और उन्हें केवल 2 की आवश्यकता थी। लेकिन लोट्स और रैमी के सामने दुविधा थी। उनमें से 2 छोटे और मुलायम थे, उनमें से 2 प्रतिभाशाली थे और पौधों के बारे में बहुत कुछ जानते थे, और अन्य 2 ने सभी सुरक्षा प्रश्नों का सही उत्तर दिया था। इसलिए उन्होंने सभी 6 को अस्थायी आधार पर वापस बुलाया, ताकि उन्हें ये देखने के लिए कुछ दिनों का अस्थायी काम दिया जा सके कि वे योग्य हैं या नहीं। रैमी ने जुलूस को शहर में वापस ले जाते समय डाना को हंसाया। आपको क्या लगता है कि संभावना क्या है कि उन्होंने केवल सुंदर लड़कियों को ही चुना है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उम्मीद से ज्यादा नहीं। सेटायर एक लड़का है और वह एक युवा इंक्यूबस है, न कि एक सेक्सोबस। काल ने कहा। मुझे उन पर गर्व है, उन्होंने पूरे 10 मिनट तक अपने काम को गंभीरता से लिया होगा। दाना ने फुसफुसाया। और फिर जितने कर्मचारियों की तलाश की थी उससे 3 गुना अधिक कर्मचारियों को वापस ले आए। राय ने सहमति जताई। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन काल ने ईमानदारी से यह उम्मीद नहीं की थी कि युवा अल्केमिस्टों में से किसी को भी निकाल दिया जाएगा। रैमी उन्हें सीधे घर के अंदर दूसरी मंजिल पर ले गई, जहां उसने उन्हें कमरे चुनने और राय द्वारा उनके लिए बनाए गए कपड़ों में बदलने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों बाद एक क्रोधित युवा इंक्यूबस घर से बाहर आया। काल और बाकी सभी को अनदेखा करते हुए शहर से बाहर निकल गया। क्या हुआ? काल ने रैमी से पूछा। वह लैब कोट के बारे में पागल था। जाहिर है, एक इंक्यूबस को यह बताना अपमानजनक है कि उसे काम करते समय हर समय खुद को ढककर रखना चाहिए। रैमी हंसी। उसने किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, क्या उसने नहीं सोचा? काल ने अनुमान लगाया। हाँ, और जब लोट्स ने बिना सोचे समझे उसे गोली मार दी तो उसे यह अच्छा नहीं लगा। इससे वे केवल 5 नए अल्केमिस्ट प्रशिक्षुओं तक सीमित हो गए, लेकिन रैमी ने उन सभी को सफ़ेद लैब कोट पहना दिया और उन्हें उनके अध्ययन के पहले दिन के लिए लाइब्रेरी के बाहर ब्रह्मपूर्ण शहर में ले जा रहा था। यह अच्छी बात है कि हमें वे सभी पुस्तकें मिल गईं। मेरे पास वह पाठ्य पुस्तक है जिसकी उन्हें यहीं शुरुआत करने की ज़रूरत है। ओह, मुझे शिक्षक की पोशाक चाहिए। शायद लोट्स मेरे लिए चश्मा बना दे। शिक्षक हमेशा चश्मे के साथ स्मार्ट दिखते हैं। काल ने पढ़ाने के प्रति उसके उत्साह पर थोड़ा हंसा। उसके 2 नए छात्र मजबूत राक्षसी वंश से नए उन्नत कमांडर थे, लेकिन बाकी लोग उस मानक तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने वाले थे। ये कीमिया की दुकान में एक दिलचस्प गतिशीलता पैदा करेगा, क्योंकि अब उनके पास 3 लीड पोषण निर्माता होंगे। एक बार छात्रों ने कीमिया सीख ली तो बस कमांडर रैंक के पोषण बेचने लायक थे, और जैसे जैसे नए कर्मचारी बड़े होते गए उन दोनों को रॉयल्स या यहाँ तक कि सम्राट बनने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और फिर 3 और थे जो सहायक के रूप में काम कर सकते थे, रैमी और मजबूत कीमियागरों के लिए सामग्री को बांटना, काटना और तैयार करना। स्वाभाविक रूप से वे जोड़े में विभाजित हो जाएंगे, एक व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से काम करेंगे। लेकिन अभी के लिए उन सभी को मूल बातें सीखने की जरूरत थी, और रैमी चाहती थी कि वे कुछ समय तक अध्ययन करें इससे पहले कि वह धोखाधड़ी का सहारा ले और काल से उन्हें उनकी कड़ी मेहनत के इनाम के रूप में अप्रेंटिस रूनिक कीमिया सिखाए। घर की लाइब्रेरी में मिली एक शिक्षण पुस्तक के अनुसार छात्रों में अनुशासन और व्यवस्था स्थापित करने का यही सही तरीका था। कारा और राय दोनों असहमत थे, लेकिन अलग अलग कारणों से। कारा का मानना था कि मानसिक अनुशासन जरूरी नहीं है, बशर्ते आपके पास समय प्रबंधन और रचनात्मकता हो। राय को लगा कि उन्हें दुर्व्यवहार करने से डराना ज्यादा प्रभावी होगा। उन्होंने कुछ मिनटों तक इस पर बहस की और फिर थोर ने सुझाव दिया कि जीवन समझौता करने के बारे में है। कुछ हैचलिंग को सिर पर अच्छी तरह से पूंछ से मारने की जरूरत थी और दूसरों को बस प्रोत्साहन की जरूरत थी। अपनी सीमाएं बहुत सख्ती से तय न करना बेहतर था। हो सकता है कि उन्हें सही रास्ते पर रखने के लिए कुछ और या कुछ अलग करने की जरूरत पड़े। ईमानदारी से कहूं तो थोर हैचलिंग को पालने के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने एक दिन लाइब्रेरी में इस बारे में एक किताब पढ़ी थी। इससे काल को दूसरी मंजिल पर शिलालेखों पर काम करना पड़ा, जबकि प्रोफेसरों ने अपने आखिरी कुछ प्रोजेक्ट पूरे किए और घर वापस जाने की तैयारी की। आप जानते हैं, मैं हॉक से आपको वापस भेज सकता हूं, इससे यात्रा के कई दिन बच जाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया जब मोइरा ने उनके द्वारा निर्धारित नवीनतम चुनौती के लिए एक टेम्पलेट तैयार किया। मैं प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन हमें सुरक्षा विवरण के भाग के रूप में एक बल्क ऑर्डर के साथ वापस जाना है। हाल ही में सभी व्यापार व्यवधानों के साथ अकादमी यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उन्हें उनके ऑर्डर मिल गए हैं। अगली सुबह 4 शिक्षकों को लारेड अकादमी में वापस लौटना पड़ा। प्रस्थान ने गिल्ड हाउस को अजीब तरह से खाली महसूस कराया, यहाँ तक कि 5 नए सदस्यों के साथ भी, जिन्हें टेसा उस सुबह बुनियादी लेखन पाठ पढ़ा रही थी। ये चयन प्रक्रिया में एक चूक थी। जबकि वे सभी मेहनती और होशियार थे, उनमें से किसी ने भी औपचारिक स्कूल में भाग नहीं लिया था, और उनकी राक्षसी और मानव दोनों सामान्य भाषाओं की समझ सबसे अच्छी थी। वे पाठ्यपुस्तक पढ़ सकते थे, लेकिन ज्यादातर शब्द पहचान से, और यह बस काम नहीं करेगा। लेकिन रेड ड्रैगन पादरी सभी प्रकार के बच्चों की देखभाल करने में अच्छे थे, भले ही उनकी विशेषता युद्ध अनाथों की थी।
इसलिए उसने अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें निकाली और आज सुबह उन्हें मानव की आम भाषा सिखाना शुरू किया, क्योंकि अधिकांश पाठ्य पुस्तकें इसी में लिखी गई थीं। कैसे और कब वह भाषा दुनिया भर में फैली, ये काल के लिए एक रहस्य था, लेकिन ऐसा लगता था कि पाठ्यपुस्तकों के लिए यह अभी भी मानक था। हालांकि उसे संदेह था कि वह इसका उत्तर जानता होगा। आम भाषा वह थी जिसे ड्रैगन्स ने मानवीय रूप में बोलना चुना था, क्योंकि बहुत कम अन्य प्रजातियां सरपेंट बोल सकती थीं, जिनकी पुरानी जादुई रूनों के अलावा कोई लिखित भाषा नहीं थी। इसलिए चूंकि इसे ड्रैगन आइल्स कहा जाता था, इसलिए उन्होंने संभवतः इसे यहाँ अपनी भाषा के रूप में बनाए रखा था, और मनुष्य ही थे जो इसे अपनी आम भाषा बताकर अहंकारी हो रहे थे। काल पोर्च पर बैठा था, भोर की रोशनी और घास पर ओस की गंध का आनंद ले रहा था, जब सुबह का पहला आगंतुक यार्ड में आया। एक फटी पुरानी दिखने वाली बिल्ली जैसी लड़की, जो कि ज्यादातर इंसान जैसी थी, लेकिन उसके कान भी उसके जानवर जैसे ही सफ़ेद और काली धारियों वाले थे, गेट से रेंगती हुई अंदर आए और फिर राहत की सांस लेते हुए घास में लेट गई, क्योंकि पिछवाड़े में वेदी से उपचार मंत्र की आवाज़ आ रही थी। काल ने शहर के गेट की ओर देखा और एक गार्ड की नज़र उस पर पड़ी, जिसने शहर की ओर इशारा करते हुए संकेत दिया कि वह उसे देखने के लिए बाहर से नहीं आई है। बाहर अभी भी थोड़ी ठंड थी, इसलिए काल ने रे द्वारा मकड़ी के जाले के पैटर्न में बनाई गई एक बुनी हुई रजाई ले आया और सो रही जानवर को लपेट दिया, फिर उसे धूप में दूसरे बरामदे के झूले पर ले गया। वे अभी भी वहीं थे, विपरीत बेंचों पर, जब भोर के पहले ग्राहक आए। क्रोध के 2 राक्षस और उनके पीछे 6 ऑकिश योद्धाओं का एक समूह यार्ड में आया, जहां ऑकिश लोगों ने तुरंत इस बात पर लड़ाई शुरू कर दी कि कुएं से उनकी कैंटीन को पहले कौन भरेगा। ऐसा लग रहा था कि दानव माफी मांगने जा रहे थे, लेकिन काल ने हंसते हुए उन्हें अंदर जाने के लिए इशारा किया। मूल्यांकनकर्ता डेविस अभी नहीं आया है, लेकिन मिक आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता है, उसने दोनों को सूचित किया। वास्तव में हम अपनी अगली यात्रा के लिए एक कस्टम ऑर्डर करना चाहते थे। आप देखिए, हम गेग में ऑक राजा को देखने के लिए दक्षिणी सिरे पर जा रहे हैं, और ऑक के पास अधिकांश प्रकार की उन्नत शिल्पकला की कमी है। हम उनके लिए जादुई वस्तुओं का एक संग्रह लाना चाहते थे, लेकिन वे किसी भी तरह से युद्ध से संबंधित नहीं हो सकते। 2 क्रोध राक्षसों में से बड़े ने समझाया। काल ने सिर हिलाया। ऑक्स दूसरों से हथियार स्वीकार नहीं करते, केवल वही हथियार स्वीकार करते हैं जो वे अपने कबीलों में बनाते हैं। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। हमारे पास उपयोगी घरेलू वस्तुओं के लिए वास्तव में कई तरह के पैटर्न हैं। सफाई, कैंटीन भरना, नहाना। हमारे पास वाटरप्रूफ युद्ध पेंट है। मैं पत्थर, हड्डी और खुरदरे रत्नों का उपयोग करके भी कई वस्तुएं बना सकता हूँ। मुझे पता है कि कुछ कबीले सबसे परिष्कृत धातुओं या जटिल रूप से कटे हुए रत्नों का उपयोग नहीं करना पसंद करते हैं। काल के शब्दों से दानव चौंक गया। आप ऑक्स की आदिवासी भूमि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। अधिकांश कबीले अब अधिक महानगरीय होते जा रहे हैं। उनके स्वाद फैंसी कपड़ों और वस्तुओं में लगभग मानवीय स्वाद के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन गेग के रेगिस्तान में अभी भी कई ऐसे हैं जिन्हें खरीदना मुश्किल है। काल मुस्कुराया और अपने पीछे दुकान की दूर की दीवार की ओर इशारा किया। हमारे पास कई तरह के रेशम भी हैं, जो कई तरह के होते हैं। अगर आप उन्हें कच्चा रेशम देना चाहते हैं ताकि वे अपना खुद का फैशन बना सकें, तो मुझे यकीन है कि ज़्यादातर कबीले इसे ठुकरा नहीं देंगे। मैंने अपने वतन में कुछ कबीलों से मुलाकात की है जो व्यापार में खाने से ज़्यादा कुछ नहीं लेते, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर कबीले इतने प्रतिबंधात्मक नहीं हैं। काल ने प्रस्ताव दिया। व्यापारी ने मुंह से कोड़ा, फिर मुस्कुराया। किसी भी तरह से यह हमारी जेब पर भारी पड़ेगा। संभावित मुनाफा बहुत ज़्यादा है, जिससे तट पर जादुई वस्तुएं और रेशम आ सकते हैं। लेकिन एक व्यापारिक जहाज़, यहाँ तक कि हमारे जैसे हल्के स्कूनर को भी लोड करने की लागत बहुत ज़्यादा है। काल धूप में अपनी सीट से उठ गया। चलो अंदर चलते हैं और हम चर्चा कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। मुझे यकीन है कि जब तक आपको उच्च श्रेणी के व्यापारिक सामान की भारी मात्रा की ज़रूरत नहीं है, तब तक हम थोक छूट पर काम कर सकते हैं। कमांडर रैंक और उससे नीचे हमारे पास सहायता करने के लिए जर्नीमैन ट्रेड्सपर्सन हैं। लेकिन एक छोटे गिल्ड के रूप में हमारे ओवरलॉर्ड रैंक वाले मास्टर क्राफ्टर्स बहुत सीमित हैं। दूसरा क्रोध दानव, जो उस समय तक चुप था, एक सौम्य तुतलाहट के साथ बोला। मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा, अधिपति। हमारे पास उस तरह का धन नहीं है जो व्यापार करने के लिए मुट्ठी भर मास्टर क्राफ्टेड आइटम खरीदने के लिए भी आवश्यक होगा। संभवतः 1 या 2, लेकिन वह भी हमारे जहाज के औसत लोड से अधिक खर्च होगा। काल ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। उनकी बात सही थी। हर महीने वे जो 1 या 2 अधिपति रैंक वाले हथियार बेचते थे, उससे कमांडर रैंक और निचली वस्तुओं के संयुक्त राजस्व से अधिक राजस्व प्राप्त होता था। ठीक है, मुझे बैंक को तोड़ने के लिए आप पर दबाव डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कितने शक्तिशाली की आवश्यकता थी, आरोही और कमांडर? मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इस समय कोई जागृत रैंक प्रशिक्षु है, लेकिन हमारे पास कुछ पुराना स्टॉक जागृत रैंक सिल्क हो सकता है। दोनों दानवों ने सिस्टम संदेशों का उपयोग करके चुपचाप परामर्श किया।
एस्केंडेड और कमांडर रैंक ठीक है। हम अलग अलग रंगों में 3 टन सिल्क बोल्ट खरीदना चाहेंगे। साथ ही अगर आप कमांडर या रॉयल रैंक पर एक रोल कस्टम मेक कर सकते हैं तो बाहर के पुरुषों ने जो पैटर्न पहना है मैं उन्हें नए साल के उपहार के रूप में नया टाटन देना चाहूँगा। काल ने राय के इस बात की पुष्टि करने का इंतजार किया कि इतना वजन व्यवहार्य था। ठीक है, हम इसे सुबह तक तैयार कर सकते हैं। अब बाकी शिपमेंट के बारे में बात करते हैं। डेजर्ट ऑक्स को शिपमेंट के लिए आवश्यक वस्तुओं पर चर्चा समाप्त करने के बाद, जिसमें पानी बनाने वाली 1000 अंगूठियां शामिल थीं, काल को एहसास हुआ कि दुकान के रनक्राफ्टिंग सेक्शन के लिए 2 मूर्तिकार और खुद भी पर्याप्त नहीं होने जा रहे थे। उन्हें टीम में लोट्स जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जो बुनियादी आइटम टेम्पलेट्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके। सौभाग्य से इस शिपमेंट के लिए ऑक्स ने सुझाव दिया था कि अधिकांश आइटम हड्डी और लकड़ी से बने थे। रेगिस्तान के ऑक्स फैशन के लिए उन 2 सामग्रियों को पसंद करते थे और काल की टीम के पास सचमुच टन भर राक्षस की हड्डियां थीं जिन्हें इस उद्देश्य के लिए साफ और पॉलिश किया जा सकता था। एक बार राक्षस को खा लेने के बाद हड्डियों को फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वे अभी भी अपने आप में एक जादुई शिल्प सामग्री थी, एक छोटा खजाना, इसलिए हॉक और रे दोनों ने उन्हें इकट्ठा किया था। हॉक ने उन्हें रास्ते से हटाकर ढेर में रख दिया, जबकि रे ने उन्हें ज़्यादातर अपने निशाचर जंगल में सजावट के लिए इस्तेमाल किया। घोस्टफायर ने सभी अवांछनीय चीज़ों को जला दिया, जिससे हड्डियां अच्छी तरह से जली हुई काली हो गईं। और कैंटीन को भरने के लिए थोड़ी मात्रा में पानी बनाने के लिए रूनिक स्ट्रिंग को लिखने में केवल कुछ सेकंड लगे। इसे सैकड़ों बार करने से ऊर्जा की खपत सीमित कारक होगी। इसलिए काल ने अनुरोध किया था कि समूह 4 दिन में वापस आए, जिस दिन वे प्रस्थान करने का इरादा रखते थे, और अपना ऑर्डर ले जाए। यह अभी भी काफ़ी मुश्किल था, इसलिए काल ने एक और कर्मचारी चाहिए साइन तैयार किया। फिर उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो संदर्भ दे सकता है। लो रोज, वेंडी, अगर तुम पानी बनाने के लिए हड्डियों के इस ढेर पर काम शुरू कर सकती हो तो मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊँगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भर्ती करने की कोशिश करने जा रहा हूँ जो हमारे लिए और लकड़ी की वस्तुएं बना सके। काल ने समझाया। ठीक है बॉस, जल्द ही मिलते हैं। वेंडी ने सहमति जताई, जबकि वह खुशी खुशी छोटी हड्डियों में रून उकेर रही थी। यह मूर्तिकला नहीं हो सकती है, लेकिन अभ्यास से सिद्धि होती है, और हॉक द्वारा प्रदान की गई छोटी हड्डियों के इस पूरे ढेर में रून उकेरना एक बेहतरीन अभ्यास होगा। उसके पिता को उसके कौशल लाभ पर गर्व होगा। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, काल सीधे ड्रार्ड्स की ओर बढ़ गया। वह पीछे की कार्यशाला में किसी की आवाज़ सुन सकता था, इसलिए वह गली से नीचे चला गया और छोटे शिल्पकार को पुकारा। रेन, क्या तुम्हारी माँ जाग रही है? मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मुझे एक नया कर्मचारी खोजने में मदद कर सकते हो। काल ने 2 इमारतों की दूरी से पुकारा। छोटी ड्रॉइड ने कार्यशाला के चारों ओर की लताओं के बीच से अपना सिर बाहर निकाला और मुस्कुराए। वह अभी भी सो रही है, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे दुकान के लिए लकड़ी के आइटम ब्लैंक बनाने के लिए एक पूर्णकालिक प्रकृति जादू उपयोगकर्ता की आवश्यकता है। यदि उनके पास ट्रेड स्किल नहीं है तो मैं उन्हें एक प्रशिक्षु रूनक्राफ्टिंग कौशल भी सिखा सकता हूँ। लेकिन उन्हें शक्तिशाली होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें रॉयल और मोनार्क रैंक वाली वस्तुओं के लिए बहुत सारे अनुरोध मिलते हैं। रॉयल रैंक वाली लकड़ी ज़्यादातर समय मोनार्क रैंक वाली वस्तुओं के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर वे अभी भी कमांडर या मजबूत आरोही हैं तो वे उन थोक वस्तुओं को बनाने में सक्षम होंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। काल ने समझाया। तो अनिवार्य रूप से आवश्यक शर्तें ये हैं कि हमारे पास रिंग ब्लैंक बनाने की कला वाला कोई व्यक्ति हो और प्रकृति जादू में इतना मजबूत हो कि आप जो आइटम थोक में भेज रहे हैं उन्हें बना सके जो कमांडर रैंक के हैं। उसने स्पष्ट किया। मुझे लगता है कि समान योग्यता और अर्थ मैजिक वाला कोई व्यक्ति जो स्थायी पत्थर और धातु की वस्तुएं बना सकता है वह भी ठीक रहेगा। काल ने सहमति जताई। क्रिएशन टाइप अर्थ मैजिक, वैसे मैं उनमें से एक को जानता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह अनुरोध कैसे पूरा होगा। ये जोन्स की बहन के पोते में से एक है। काल ने ठहाका लगाया। मुझे यकीन है कि हमारी निवासी प्रकृति पुजारी एक युवा ड्रैगन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगी। इससे ड्रॉइड इतनी जोर से हंसने लगा कि पड़ोसी ये देखने के लिए अपने सिर बाहर निकालकर खड़े हो गए कि क्या हो रहा है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप मुझे सच बता रहे हैं, लेकिन शायद यही समस्या है। वह हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती रही है और उन्हें नए लोगों के साथ घुलते मिलते देखना उसके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसका साथी एक स्टोन ड्रैगन है जो पृथ्वी के उप ड्रैगन की गैर उड़ने वाली किस्मों में से एक है। लेकिन इसका मतलब है कि उनके सभी बच्चों में असाधारण पृथ्वी प्रतिभाएं हैं और आग के प्रति लगाव है जो उन्हें मजबूत शिल्पकार बनाता है। हालांकि आपको इस बारे में जोन से बात करनी होगी। मुझे नहीं पता कि आप उससे मिल सकते हैं या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि इन दिनों मेरे लिए उससे मिलने की कोशिश करना मुश्किल है, क्योंकि सभी टोटेम उसका समय ले रहे हैं। अब जब वह आगे बढ़ गया है तो उसे नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं और वे चाहते हैं कि वह पूरे दिन बैठकों में रहे जबकि वह उनके नियम सीखता है। काल ने सिर हिलाया। हाँ,
यह उन्नति का खतरा है। एक बार जब आपके पास शक्ति होती है तो आप अपनी शक्ति का उपयोग करने के तरीके के बारे में सभी प्रकार के नए नियमों से बंधे होते हैं। जब वे बात कर रहे थे, मिस्टी मुस्कुराते हुए बाहर आई। ओवरलॉर्ड कार्ल, मेरी बेटी कहती है कि आपको अपनी दुकान के मूर्तिकारों के लिए सामान बनाने के लिए एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता की आवश्यकता है। अगर वे सहमत होने को तैयार हैं तो मैं इस काम के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति को जानता हूँ। क्या आप मेरे साथ थोड़ी यात्रा करना चाहेंगे? ड्रॉइड ने पूछा। बेशक, रेन जोन्स के किसी रिश्तेदार का सुझाव दे रही थी, लेकिन अगर आपके मन में कोई और है तो मैं दोनों से बात कर सकता हूँ। जैसा कि मुझे एहसास हुआ है, आपके पास दुकान में कभी भी पर्याप्त कारीगर नहीं हो सकते। ड्राइड ने सहमति में सिर हिलाया। गजदरी तक की यात्रा थोड़ी लंबी है, लेकिन आपके घोस्टफायर थंडरबर्ड के साथ हम एक दिन में 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। हमें बस उत्तर पश्चिम में नदी का अनुसरण करना है, फिर जहां ये समाप्त होती है सीधे पश्चिम की ओर जाना है और हम शहर पा लेंगे। यह मार्ग मुख्य सड़क का अनुसरण करने से तेज होगा। हॉक को यह एक बढ़िया विचार लगा। इतनी दूरी पर देखने के लिए सभी तरह की नई चीज़ें होनी चाहिए। वे पहले से ही द्रोद शहर के चारों ओर घूम चुके थे और कुछ यात्राओं के लिए इसके बाहर भी थोड़े ही गए थे, लेकिन यह उन्हें द्रोद की पश्चिमी सीमा तक ले जाएगा। हॉक को याद आया कि किसी ने कहा था कि वहाँ ऑर्क्स थे। क्या वे उनके लिए आइटम बनाने के लिए एक ऑर्क शमन को काम पर रखने वाले थे? यह अलग होगा। शायद वह फिर से ओफेलिया के साथ फ्लर्ट करते हुए किसी को गोली मारते हुए देख सकता था। कार्ल ने गिल्ड को एक संदेश भेजा जिसमें उन्हें बताया गया कि वह कुछ संभावित नए कर्मचारियों की जांच करने के लिए कुछ दिनों के लिए यात्रा करने जा रहा था, और बदले में उसे तुरंत आक्रोश मिला। न तो दाना और न ही लोड्स खुश थे कि वह उनके बिना सड़क यात्रा पर जा रहा था, लेकिन उन दोनों के पास शहर में काम बाकी थे। यहाँ तक कि थोर और राय भी पीछे रहने वाले थे अगर कार्ल लौटने में धीमा था। इस यात्रा पर कार्ल के साथ आने वाले केवल हॉक और कैरा थे, साथ ही एकांतप्रिय लिटिल बटरफ्लाई, जिसका बाहरी दुनिया के बारे में आघात उसे अपने स्थान से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं करता था, चाहे वह दुनिया के बारे में कितना भी जिज्ञासु क्यों न हो। आखिरकार वह दुनिया के साथ बातचीत करने के लिए भ्रम पैदा कर सकता था, और भ्रमपूर्ण पुस्तकालय ठीक रहेगा भले ही वह हजारों किलोमीटर दूर हो। उसने खुद को ईंधन देने के लिए स्थान तैयार किया था, इसलिए जब तक ये भारी रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हो जाता तब तक इसका महीना खत्म नहीं होगा। क्या हम सभी जा रहे हैं या सिर्फ एक? कार्ल ने पूछा। रेन अपनी कार्यशाला में वापस गायब हो गई और बड़ी ड्रॉइड कार्ल को देखकर मुस्कुराए। आज केवल हम ही हैं। वह एक प्रोजेक्ट के बीच में है, उसे दूर खींचने के लिए जिज्ञासा से अधिक की आवश्यकता होगी। हॉक उनके ऊपर चक्कर लगाने के लिए अपनी जगह से बाहर निकल गया और कार्ल ने विशालकाय पक्षी पर चढ़ने के लिए आकाश में छलांग लगाने से पहले छोटी ड्रॉइड को उठाया। वह उसे अपनी टांगों के बीच सुरक्षित तरीके से बैठा कर बैठा, क्योंकि उसे देर से एहसास हुआ कि वह वास्तव में ऊंचाई से डरती थी। चिंता मत करो, सुरक्षात्मक जादू तुम्हें गिरने नहीं देगा। हालांकि यह एक लंबी उड़ान होगी, संभवतः 5 घंटे, क्योंकि हम नदी के किनारे किनारे चलते हुए अंत तक जाएंगे और उपयुक्त शहर की तलाश करेंगे। लेकिन हम इतनी ऊंचाई पर उड़ेंगे कि हमें ज़मीन से हमला होने का डर न हो। कार्ल ने उसे सांत्वना दी। और उड़ने वाले जानवरों के बारे में क्या? उसने पूछा। जब तक वे टोटेम रैंक वाले नहीं होते, वे हॉक को परेशान नहीं करेंगे जब वह उड़कर गुजरेगा। अगर इससे तुम्हें ज़्यादा सहजता महसूस होती है तो मैं हमें अदृश्य बना सकता हूँ, कार्ल ने पेशकश की। भयभीत ड्रॉइड ने सिर हिलाया और लिटिल बटरफ्लाई ने समूह पर अपना टोटेम रैंक अदृश्यता बढ़ा दिया। अब तेज उच्च ऊंचाई वाली उड़ान के दौरान उन्हें पहचानने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वास्तव में जबकि वे पूरी तरह से सुरक्षित थे, ड्रॉइड ने कार्ल से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि मुड़ने और आगे की ओर देखने से भी इनकार कर दिया। हालांकि पहले घंटे के बाद क्षितिज पर बाहर देखना इतना बुरा नहीं लगा। वे जमीन से इतने दूर थे कि गिरने का कोई तत्काल खतरा नहीं था। वह यहाँ से जमीन के छोटे छोटे हिस्सों को भी नहीं देख सकती थी, और उड़ान के एक बड़े हिस्से के लिए वे धुंधले दलदलों के ऊपर थे जब तक कि सूरज ने सुबह के कोहरे को जला नहीं दिया। वे लेग रेजिमेंट की मुख्य सेना के ऊपर से गुजरे, जो मरे हुए लोगों के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई में लगी हुई थी, और फिर स्थानीय जानवरों और राक्षसों के बीच या 2 गांवों के मिलिशिया बलों के बीच कई छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुईं। कार्ल ने पूर्ण विकसित गृहयुद्ध के बारे में कुछ नहीं सुना था, इसलिए ये मुद्दे काफ़ी सामान्य होने चाहिए या अलग थलग माने जाने चाहिए, या कम से कम 2 गांवों की व्यक्तिगत शिकायतों तक सीमित होने चाहिए। लेकिन इससे उन्हें इस बारे में बहुत समझ मिली कि ग्रामीण क्षेत्र वास्तव में कितने अस्थिर थे। लेकिन जैसे जैसे वे उड़ते गए, क्षेत्र की प्रकृति बदलने लगी। भूमि अधिक शुष्क होती गई और छोटे गांवों की जगह नदी के किनारे बड़े कृषि समुदायों ने ले ली, और अंत में पूरी तरह से लॉग इमारतों से बना एक विशाल शहर बन गया। वह अरुरद ही होगा। हम आधे से थोड़ा ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अरुरद उन ऑकिश शहरों में से पहला है जो हमें मिलेंगे।
अगर आप यहाँ से सड़क पर चलते हैं तो यह नदी से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है और गजद्री को नज़रअंदाज करना असंभव होगा। अरुरद छोड़ने के बाद ये दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन यह अभी भी 300 किलोमीटर दूर है। हॉक ने रास्ता बदल दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें खुले घास के मैदानों में अपने लक्ष्य की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये भी ताकि वह देख सके कि स्थानीय किसान किस तरह के जानवर पालते हैं। जंगल के शहरों में शक्ति का स्तर कम से कम ड्रोज शहर जितना ही था, और हॉक को अरुरद में कम से कम 4 टोटेम रैंक के प्राणी महसूस हो सकते थे, भले ही यह राजधानी के आधे से भी कम आकार का था। यहाँ के किसान भी ज़्यादातर सम्राट थे और घरों के हर समूह में एक अधिपति था। फिर जब वे सड़क से नीचे की ओर बढ़े तो हॉक को छोटे गांवों में और भी ज़्यादा टोटेम रैंक के संरक्षक महसूस हुए। ये जगह वाकई में यात्रा करने के लिए खतरनाक थी, लेकिन ऐसा होना ही था क्योंकि उन्होंने भोजन के लिए रॉयल रैंक के बैलों को पाला था और वन क्षेत्रों में ओवरलॉर्ड रैंक के विशालकाय बाग थे। हमें अपना अगला दोस्त खोजने के लिए यहाँ आना पड़ सकता है, या उससे भी आगे पश्चिम में। वे मजबूत हैं। हॉक ने स्थानीय वन्यजीवों की प्रशंसा की। मुझे यकीन है कि हम कहीं न कहीं एक उपयुक्त दोस्त पा सकते हैं, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। थोर अभी तक ओवरलॉर्ड में भी नहीं है और हमने अभी अभी लिटिल बटरफ्लाई हासिल की है। काल ने हॉक की आवाज़ में बदलाव महसूस किया क्योंकि वह निजी तौर पर बात करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आप जानते हैं कि थोर को विकास मंत्र की आवश्यकता होगी, है ना? उसने नए मंत्र के आधार पर सम्राट बनाया, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह ओवरलॉर्ड रैंक की बाधा तक पहुंच सके। हमने उसे जो खजाने ढूंढे हैं उसके साथ भी ये पर्याप्त नहीं है। काल ने हॉक की पीठ थपथपाए। हाँ, जब हम वापस आएंगे तो मैं उसकी मदद करूंगा। वह काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा है और हम नहीं चाहते कि वह पीछे रह जाए। हॉक ने मन ही मन मुस्कुराया। तुम्हें पता है कि अगर वह टेसा के साथ रह गया तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, जब तक वह उससे एक रैंक मजबूत है, यानी। काल ने इस विचार पर हंसा। पक्षी गलत नहीं था, खासकर जब उसने बीस्ट फॉर्म को पूरी तरह से ड्रैगनकिन में बदलना सीखा तो थोर उनके युद्ध पादरी से मोहित हो गया था। हर कोई उनके रोमांस पर खुश था, लेकिन किसी ने भी इसे खुलकर नहीं कहा, इस डर से कि उन्हें कोई बेतुका कारण मिल जाएगा कि यह स्वीकार्य नहीं है। एक और मध्यम आकार का शहर उनके नीचे से गुजरा और हॉक ने क्षितिज पर अपना लक्ष्य देखा। गजद्री से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर। हम आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, काल ने मिस्टी को सूचित किया, जो उसकी बाहों में बेचैनी से सो रही थी। बहुत सारे घंटों तक भयभीत रहने से वह मानसिक रूप से थक गई थी। एक बार जब वे गजद्री के आसपास के खेतों के समूह के करीब पहुंच गए तो काल ने बटरफ्लाई से उनके चारों ओर अदृश्यता मंत्र को रद्द करवा दिया और हॉक को बादलों से नीचे ले गया, एक कम ऊंचाई पर जहां जमीन पर मौजूद गार्ड देख सकते थे कि उसकी पीठ पर सवार थे। वे शहर को डराना नहीं चाहते थे या उन्हें ये सोचने पर मजबूर नहीं करना चाहते थे कि एक ओवरलॉर्ड रैंक वाला उड़ने वाला जानवर बाहरी इलाकों पर हमला कर रहा है। काल ने हॉक को शहर के दरवाजों के बाहर बड़े प्लेटफॉर्म से 50 मीटर की दूरी पर उतारा, जिसका इस्तेमाल एक पोर्टल प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा रहा था। ये किसी भी तरह से एक स्थायी पोर्टल नहीं था, लेकिन यह एक निर्दिष्ट स्थान था जहां पोर्टल से यात्रा करने वाले व्यापारी आते और जाते थे। काल ने आसपास के माहौल को याद कर लिया ताकि वह आसानी से वापस आ सके। ऊपर से पूरे क्षेत्र को देखने के बाद यह अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आसान था और काल जानता था कि वह बिना किसी समस्या के यहाँ फिर से एक पोर्टल खोल सकता है। एक मजबूत ओवरलॉर्ड रैंक वाला ऑक काल के रोएदार रूप और उसकी बाहों में सोए हुए ड्रॉइड को देखता रहा, जबकि हॉक उसके स्थान में गायब हो गया। यदि आप यहाँ व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं तो शहर में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक को 1 चांदी देनी होगी, गार्ड ने उन्हें सूचित किया। काल ने उसे 2 सिक्के दिए और ड्रॉइड को जगाया। मिस्टी, उठने का समय हो गया है। हम फिर से जमीन पर हैं और गजद्री में हैं, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें खुलीं और ड्रॉइड ने तुरंत बैलें उगाईं जो उसके पैरों से जमीन तक फैली हुई थीं। जमीन, उसने खुशी से आह भरी, फिर अपने 2 पैरों पर बैठ गई क्योंकि ऑक हंसा। मुझे लगता है कि प्रकृति एलिमेंटल उड़ने का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं है, उसने काल से पूछा। ऊंचाइयों से डर लगता है। काल सहमत हो गया। मिस्टी ने काल का हाथ पकड़ा और उसे शहर में ले गया। ओह, ये बहुत मज़ेदार होगा। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम उसे पसंद करोगे। काल को गजद्री की घुमावदार सड़कों से होते हुए ले जाया गया क्योंकि मिस्टी रुकने से और भी उत्साहित हो गई थी। अंत में वह एक छोटे से लॉग केबिन के सामने रुकी, जिसके सामने एक साइन बोर्ड लगा था जो उपचार का प्रतिनिधित्व करता था, या कम से कम यही काल ने माना कि अर्धचंद्र और पट्टी का प्रतिनिधित्व करता था। चोट या संक्रामक रोग? रिसेप्शन डेस्क पर छोटी सी बौनी महिला ने पूछा। अकेली सबसे अच्छी दोस्त, मिस्टी ने जवाब दिया। कुछ सेकंड के लिए बौनी महिला ने उसे घूरा। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए आप चिकित्सकों के पास आए हों, शायद किसी मनोवैज्ञानिक के पास। फिर एक विशाल हरी महिला जिसकी पीठ पर कांटे थे पीछे के कमरे से बाहर निकली और ड्रॉइड को गले लगाने से पहले उसे गोल गोल घुमाया।
बॉनी महिला मुस्कुराई क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अकेली दोस्त उसकी बॉस थी, और जब तक वे दोनों एक पूर्ण डुप्लेक्स वार्तालाप में हाल की घटनाओं पर चर्चा करते रहे तब तक प्रतीक्षा की, जहां दोनों एक ही समय में बात कर रहे थे। एक बार जब वे शांत हो गए तो मिस्टी ने परिचय कराया। कार्ल, ये बेथ है, मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त। मैं जिस संभावित नई नौकरी का सुझाव देना चाहता था वह उसकी छोटी बहन थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी एक बेटी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। उन्हें एक जैसी शक्तियां मिली हैं, प्रकृति का मजबूत जादू और पृथ्वी का जादू मिला हुआ है। कार्ल ने सिर हिलाया। यही तो हम चाहते थे। शायद हमें जोन से उसके परिवार के सदस्यों को भर्ती करने के बारे में पूछना ना पड़े। मरहम लगाने वाला हंसा। तुम बहादुर हो, जोन से उसके परिवार की प्यारी राजकुमारी को काम पर रखने के लिए कहने की हिम्मत कर रहे हो। वह पहले से ही लगभग 30 साल की है और मुझे नहीं लगता कि उसे कभी भी घर से बाहर अकेले जाने दिया गया हो। मरहम लगाने वाला एक पल के लिए रुका और उसने संदेश भेजा, और कुछ सेकंड बाद सीढ़ियों से नीचे हल्के कदमों की आवाज़ आई। माँ, तुमने कहा था कि कोई है जो मुझे काम पर रख सकता है। एक हल्की स्त्री आवाज़ ने पूछा, ठीक उसी समय जब एक छोटी लड़की, 1 मीटर से भी कम लंबी और चमकीले हरे रंग के फर से ढकी हुई, कोने से आई। तुम नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? मरहम लगाने वाले ने पूछा। कार्ल ने अपना हाथ उठाया। ये बहुत प्यारी है, क्या हम इसे भी रख सकते हैं? मेरे पास खुश रखने के लिए ग्रीन ड्रैगन की एक हाई प्रीस्टेस है। बड़ी महिला हंसी। मुझे नहीं लगता, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि 5 या 6 साल में उसकी कक्षा जाग न जाए। अब मेरा वह किताबी बच्चा कहाँ है? छोटी सी लड़की सीढ़ियों से वापस भागी और मरहम लगाने वाले ने आह भरी। क्षमा करें, जब से उसे पता चला है कि पैसे का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तब से वह नौकरी पाने के लिए उत्साहित है। वह एक पालतू बिल्ली पालना चाहती है और मैंने उससे कहा कि जब तक वह उसकी देखभाल करने का खर्च नहीं उठा सकती तब तक वह उसे नहीं पाल सकती। कार्ल ने मुस्कुराया और मरहम लगाने वाले ने ठहाका लगाया। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। वह एक पालतू बिल्ली है, लेकिन यही कारण है कि वह अपने बड़े चचेरे भाइयों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ छोटी और प्यारी चीज़ चाहती है। एक पल बाद थोड़ी बड़ी लड़की, मोटे तौर पर कमल के आकार की, लेकिन लंबी पूंछ और स्पष्ट रूप से ऑकिश चेहरे वाली, सीढ़ियों से नीचे आए। क्या है, माँ? उसने झुंझलाहट के साथ कहा। उसके हाथ में अभी भी एक किताब खुली हुई थी। मेरा पुराना दोस्त एक अधिपति के साथ एक गिल्ड क्राफ्टर की तलाश में आया था, और यही सबसे अच्छा अभिवादन है जो तुम कर सकते हो। मरहम लगाने वाले ने मांग की। लड़की ने मिस्टी को प्रणाम किया। माफ़ करना, गिल्ड मास्टर, मैं अपनी अशिष्टता के लिए माफ़ी मांगती हूँ। फिर वह कार्ल की ओर मुड़ी। क्या आप दिल के पिता हैं? कार्ल हंसा और मिस्टी ने शाखाओं के घूंघट के पीछे अपना चेहरा छिपा लिया। दरअसल यह इसके उलट है। मैं ही एक पृथ्वी और प्रकृति तत्व निर्माता की तलाश कर रहा हूँ, और मिस्टी आपकी माँ की बचपन की दोस्त है। कार्ल ने प्रस्ताव दिया। लड़की बहुत गहरे हरे रंग की हो गई और माफ़ी मांगते हुए कई बार झुकी। मुझे बहुत खेद है सर, मैंने गलत समझा। मुझे लगा कि कोई बात नहीं। कार्ल ने सिर पर थपथपाकर उसके डर को दूर कर दिया। तुम मुझे अपने बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में बताओगी? मेरा नाम डोरा है, मैं 18 साल की हूँ, हाल ही में रॉयल रैंक में आगे बढ़ी हूँ। मोनाक रैंक की रक्तरेखा क्षमता के साथ और एक पुनर्जन्म जादूगर के रूप में एक पूर्ण कौशल वृक्ष है। मैं प्रकृति और पृथ्वी तत्व निर्माण मंत्रों के साथ साथ कुछ मामूली उपचार में विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपनी माँ बेथ के अधीन 4 साल तक प्राथमिक चिकित्सा का अध्ययन किया, लेकिन उपचार ने मुझे कभी पेशे के रूप में आकर्षित नहीं किया। कार्ल ने सिर हिलाया। तो आप पौधे और पत्थर की सामग्री बना सकते हैं जो मंत्र समाप्त होने पर बिखरते नहीं हैं? डोरा ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ पौधे और पत्थर ही नहीं। मैं लकड़ी, धातु, यहाँ तक कि रत्न भी बना सकता हूँ। वे जादुई सामग्री नहीं हैं, कम से कम स्वाभाविक रूप से तो नहीं। लेकिन मैं उन्हें अपने वर्तमान रैंक तक मजबूत कर सकता हूँ। क्या आपके पास टेस्ट के लिए समय है? मुझे लगता है कि आपके कौशल हमारे गिल्ड के लिए एकदम सही हो सकते हैं। डोरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आप मुझसे क्या बनवाना चाहेंगे? नए शिल्पकारों के लिए परंपरा है कि वे नियोक्ता के लिए अपना पहला आइटम खुद के इस्तेमाल के लिए बनाएं। इसलिए एक ऐसा आइटम बनाएं जिसे आप रोज़ाना काम करते समय पहनेंगे, और मैं इसे इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाऊंगा। यह मानते हुए कि आप आवश्यक मानक का आइटम बना सकते हैं, वह है। कार्ल ने समझाया। डोरा ने सिर हिलाया और लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक साधारण चांदी का घेरा कंगन बनाया, जिसके बाहर एक स्केल पैटर्न और अंदर एक चिकना पैटर्न था। कार्ल ने आइटम को ध्यान से देखा। क्या आप जटिल नक्काशी बना सकते हैं? मैं देख रहा हूं कि यह एक दोहराव वाला पैटर्न है। डोरा ने अपना सिर हिलाया। यह मेरे कौशल के लिए बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर मैं उन्हें चिकनी सतह के साथ बनाऊंगा। कार्ल ने कंधे उचका दिए। ये ठीक है, हमारे पास कर्मचारियों में कुशल मूर्तिकार हैं और ज़्यादातर वस्तुओं को किसी भी तरह से दृश्यमान उन्नयन मिल जाएगा।
लेकिन इससे पहले मेरे पास आपके लिए एक कार्य अनुबंध है। बस मानक सामान, साप्ताहिक भुगतान दर, दुकान में बिक्री के लिए आपके द्वारा उत्पादित पूरी तरह से तैयार वस्तुओं पर कमीशन और डार्कलाइट होस्ट गिल्ड की बुनियादी अपेक्षाएं और नियम। बेथ की आंखें उस संदर्भ पर चौड़ी हो गईं, लेकिन डोरा ने नाम को नहीं पहचाना और इसके बजाय अनुबंध का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। ये काफ़ी उदार है और इसमें गिल्ड हाउस में भोजन और आवास दोनों शामिल हैं। क्या वहाँ रहना अनिवार्य है? एक बार जब मुझे कोई साथी मिल जाता है तो मैं शादी करने और परिवार बनाने का इरादा रखता हूँ। काल ने अपना सिर हिलाया। हर कोई गिल्ड हाउस में नहीं रहता है, लेकिन यह एक मानक लाभ है। हमारे मुख्य मूल्यांकनकर्ता डेविस अपनी माँ के साथ द्रोद कैसल में रहते हैं। बेथ ने समझ में आने की बात स्वीकार की, फिर अनुबंध को फिर से पढ़ा और फिर काल ने उसे हस्ताक्षर करने से पहले रोक दिया। मैं पहले आइटम की पुष्टि करूंगा और फिर हम प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। काल ने बोनस के उसी सेट को उकेरा जिसे अन्य शिल्पकार चाहते थे। शिल्प की सफलता की संभावना, मैना भंडारण, कौशल शक्ति और भाग्य में वृद्धि। यह एक परीक्षण आइटम के लिए अच्छा था और एक कंगन के अंदर लिखना आसान था। काल ने मैना जोड़ना शुरू किया और आइटम ने ऊर्जा को उतनी ही उत्सुकता से अवशोषित किया जितना कि नेचर स्टोन ने फर्टिलिटी चार्म को अवशोषित किया था। यह एक उत्कृष्ट संकेत था और इस सामग्री में मैना संगतता के प्रभावशाली स्तर होने चाहिए। रॉयल रैंक के माध्यम से इसने बिना किसी प्रतिबंध के शक्ति को अवशोषित किया और फिर मोनाक रैंक के माध्यम से इसने धीरे धीरे बढ़ते प्रतिरोध को दिखाया। काल ने थोड़ी देर तक जारी रखा और रूनों को ओवरलॉर्ड रैंक तक धकेल दिया। वह महसूस कर सकता था कि सामग्री अपनी सीमा पर थी क्योंकि रून एक भूतिया हरे रंग में बदल गए, उसकी त्वचा की तुलना में एक हल्का रंग। लेकिन यह सफलतापूर्वक ओवरलॉर्ड रैंक वाले आइटम मानक तक पहुंच गया। क्राफ्टर्स लक का स्किल महाकाव्य गुणवत्ता। एक कौशल के साथ शिल्प करते समय सफलता की संभावना को बढ़ाता है, कौशल शक्ति को बढ़ाता है, 50 से भाग्य को बढ़ाता है, 2x मानक मैना भंडारण मात्रा। काल ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मैं इसे पास से अधिक कहूंगा। सामग्री अपेक्षा से बहुत अधिक मैना संगत है और हमारे स्मिथ आपको कर्मचारियों पर उतना ही खुश करेंगे जितना कि मूर्तिकार हैं। अब इसे सुसज्जित करें और अनुबंध पर हस्ताक्षर करें ताकि हम गिल्ड हाउस में वापस आ सकें और आप टीम से मिल सकें। उसने जोर दिया। मिस्टी भ्रमित दिख रही थी। दिन ढल चुका था और अंधेरे में उस उड़ान को भरने का उसका कोई इरादा नहीं था, खास तौर पर एक अतिरिक्त यात्री के साथ जो उसे काल के इर्द गिर्द खुद को लपेटने में असहज कर देगा। डोरा ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जो सिस्टम में पंजीकृत होने के बाद गायब हो गया और फिर अपनी कलाई के चारों ओर नई वस्तु को चिपकाया जो पहले से ही विभिन्न रंगों में आधा दर्जन धातु के कंगन से सजी हुई थी। ये गायब हो गया और फिर डोरा का हाथ उसके गले पर गया जहां एक चमकदार चांदी का चोकर अब उसके तराजू के खिलाफ धीरे से सेट था। उसकी मां हंसने लगी और रिसेप्शन डेस्क पर मौजूद गनोम ने हंसी उड़ाई। क्या इसने अपनी डिज़ाइन की गई स्थिति को इसलिए समायोजित किया क्योंकि आपके पास पहले से ही जादुई कंगन थे और आप केवल 2 ही पहन सकते हैं? गनोम ने हंसी के बीच में सांस ली। डोरा ने उस पर गुस्सा किया और चोकर को खींचा जो फैला हुआ लग रहा था, उसकी पूरी गर्दन को ढकने के लिए फैल गया, फिर छोड़ने पर अपने सामान्य आकार में वापस सिकुड़ गया। ये सबसे अजीब धातु है जो मैंने कभी देखी है, काल ने कहा। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया, डोरा ने शिकायत की, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे लगता है कि यह ठीक है। महाकाव्य वस्तुओं में हमेशा कुछ विचित्रताएं होती हैं। कम से कम यह आपकी गर्दन के चारों ओर एक कठोर धातु का कॉलर नहीं बनाता। लोगों को गलत धारणा होगी। बेथ हंसी से खर्राटे लेने लगी और डोरा ने उसे अपनी किताब से मारा। मैं तुम्हें दोषी ठहराती हूँ माँ। तुम ही हो जिसने पुरुषों में अपने अजीब स्वाद से आधा दर्जन नई प्रजातियां बनाई हैं। बेथ इस बात पर बहस भी नहीं कर सकती थी। वह शुरू में ड्रैगन और ऑक का मिश्रण थी, लेकिन उसकी बड़ी बेटी का पिता एक ग्रीन ड्रैगन था जिसके कारण एक बहुत ही ऑकी ड्रैगनकिन बन गया था। वह अभी भी थोड़ी छोटी थी, लेकिन बेथ को यकीन था कि वह समय के साथ बड़ी हो जाएगी क्योंकि वह उत्तेजित होने पर पहले से ही उचित रूप से हिंसक थी। एक युवा ऑक में एक उत्कृष्ट विशेषता, ये निश्चित रूप से कित्स्यून की तुलना में बेहतर मिश्रित था जिसने उसकी छोटी बेटी को जन्म दिया था। ऑक हरा और शराबी प्यारा था, लेकिन वह छोटा था। क्या हम रात नहीं रुकेंगे? मिस्टी ने पूछा जब ऐसा लगा कि काल मरहम लगाने वाले को अलविदा कहने वाला था। क्या आप रात रुकना चाहते थे और सुबह वापस जाना चाहते थे? यह कोई समस्या नहीं है। मैं डोरा को दूसरों से मिलवाने के लिए एक पोर्टल होम खोलने जा रहा था, लेकिन इसमें कोई जल्दी नहीं है। वह कल उन सभी से मिल सकती है। उसने प्रस्ताव दिया। रुको, तुम पोर्टल मंत्र का उपयोग कर सकते हो। हम वापस नहीं आ रहे हैं, मिस्टी ने पूछा। हम यहाँ केवल इसलिए आए हैं क्योंकि मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया था। अगली बार जब आप यहाँ आना चाहें तो बस पूछ लें और अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आपको एक एस्कॉर्ट के साथ यहाँ भेज दूंगा, काल ने समझाया। यह एक बड़ी राहत थी।
आप अपने नए गिल्ड क्राफ्टर के साथ एक कमरा क्यों नहीं ले लेते और मैं रात के लिए अपने दोस्त से मिल लूंगा। ड्रॉइड ने सुझाव दिया। डोरा मुस्कुराए, मुझे सही जगह पता है। उनके पास बढ़िया खाना है और यह सिर्फ कुछ ब्लॉक दूर है। माँ, हम सुबह आपसे मिलेंगे। इससे काल को अपने नए कर्मचारी को अप्रेंटिस रनस्मिथिंग कौशल सिखाने का एक निजी पल भी मिलेगा। अगर वे पहली बार फॉलो मी लिटिल वन का इस्तेमाल करने पर सार्वजनिक रूप से भड़के नहीं तो ये कम शर्मनाक था।